हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी विद देवली। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं पदार्थ के अंतर्गत परमाणु और अणु पर। ठीक है, इसके बेसिक मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आपके सिलेबस में है तो इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो रहेगी उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा विशेष पर आधारित है। अन्य परीक्षाओं के लिए जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम पढ़ेंगे परमाणु, अणु, रासायनिक संयोजन के नियम जो कि प्राउस्ट ने दिया था। दो नियम थे, एक स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है और आणविक द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, तो एक वीडियो में इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है, इसको अब समझते हैं। सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान से पहले हम परमाणु समझते हैं, परमाणु क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एटम समझते हैं। ठीक, तो आपके सामने देखिए मैंने परिभाषा लिखी हुई है, इस पर हम बाद में जाएंगे, पहले समझ जाते हैं। ठीक है, तो प्राचीन काल में क्या हुआ, एक कणाद नाम के विद्वान हुए। ठीक है, एक कणाद नाम के थे महर्षि कणाद। ठीक है, उन्होंने कहा था कि यदि हम किसी द्रव्य को, द्रव नहीं कह रहा हूं मैं, द्रव्य कह रहा हूं, यहाँ पर पदार्थ भी कह सकते हैं, किसी द्रव्य को, ठीक है, उसका विभाजन करते जाएं तो विभाजन उसका होता रहेगा। ठीक है, विभाजन करते जाएं तो होता रहेगा, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी, अगर हम किसी द्रव्य को, छोटी सी चीज़ है, ठीक है, कण, आप कह सकते हैं ये कण है, तो इसका मैं विभाजन करता रहूं या किसी द्रव्य, किसी पदार्थ को मैं तोड़ता रहूं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि एक कण ऐसा होगा जो अविभाज्य होगा। ठीक है, जो टूट नहीं सकता, मतलब वो क्या होगा फ्रेंड्स, अविभाज्य होगा। ठीक, तो इसी अविभाज्य कण जो कि टूट नहीं सकता, इसी अविभाज्य कण को परमाणु कहा उन्होंने क्या कहा, इसको परमाणु कहा। ठीक है, इसमें आपको दिक्कत नहीं है। तो परमाणु आप समझ गए क्या है, मतलब बाद में जो वैज्ञानिक हुए, धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने कहा कि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य कण है। ठीक है, जो हम क्या नहीं कर सकते हैं, उसका विभाजन नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि बाद में अनेक वैज्ञानिकों ने इस पर खोज की, इस पर शोध किया, तो बाद में पता लगाया, उसके बाद उसके मौलिक कण पता लगे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। ठीक है, वो आगे की खोज थी, लेकिन परमाणु, ठीक है, अविभाज्य कण है। आप परमाणु को क्या समझते हैं, मतलब परमाणु किस उसमें लेते हैं। तो परमाणु, जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, एनसीईआरटी में भी है, जैसे चींटियों का जो घर होता है, ढेर, जो आंट हिल जिसको कहते हैं, ये ढेर है जैसे, ठीक है, या रेत का ढेर मान लो आप। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो इसकी इकाई क्या है, इसकी संरचनात्मक इकाई क्या है, वो ढेर कैसे बना है। ठीक है, वो ढेर कैसे बना है, तो आप कहेंगे वो ढेर बना है एक छोटे से कण से, जिसको परमाणु कहते हैं। ठीक है, अनेक लाखों करोड़ों कण जब एक ढेर के रूप में आए तो वो पूरा एक क्या बन गया, ढेर बन गया। तो आप समझ गए, तो किसी भी द्रव्य की जो मूलभूत इकाई है वो परमाणु है। ठीक है, सूक्ष्मतम कण होता है परमाणु, परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। ठीक है, तो प्राचीन जो दार्शनिक थे या इत्यादि जो बाद में वैज्ञानिक हुए, उन्होंने परमाणु की खोज की। ठीक है, परमाणु के संदर्भ में एक नाम और आता है पकुधा कात्यायन का। ठीक है, पकुधा कात्यायन ने भी यही कहा कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। ठीक है, पकुधा कात्यायन ने क्या कहा कि परमाणु एक क्या है फ्रेंड्स, अविभाज्य कण है। तो पकुधा कात्यायन ने इसको विस्तृत रूप में समझाया। ठीक है, पकुधा कात्यायन ने क्या किया, इसको विस्तृत रूप में समझाया कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है जो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, जो उन्होंने क्या कहा, स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। ठीक है, और अनेक प्रकार के पदार्थों का निर्माण करता है। ठीक है, अनेक प्रकार के पदार्थों का निर्माण करता है, या क्या कह सकते हैं, द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को देता है, मतलब अनेक प्रकार के द्रव्यों को बनाता है, कह सकते हैं। छोटे छोटे कण, जैसे ये रेत का टीला इत्यादि, आप समझ जाइए इस चीज को। एक छोटा रेत का कण भी अपने आप में एक परमाणु, उसके अंदर भी क्या है, छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है ना, परमाणु कण इतने छोटे हैं हम उसको देख नहीं सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं। अगर हम बात करें परमाणु की त्रिज्या की, आप इसको यहीं पर समझ जाइए, परमाणु की त्रिज्या कितनी है। ठीक है, ये कैसे उसको मापें, तो आप सोचिए, आपने सुना होगा और मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, पहले परमाणु आप समझ जाइए, फिर अणु पे हम बात करेंगे। तो परमाणु हम समझ रहे हैं, एटम जिसको कहते हैं, एटम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु की त्रिज्या मापते हैं फ्रेंड्स नैनोमीटर में। नैनोमीटर आप समझ गए। अब क्या है देखिए, नैनोमीटर क्या है देखिए, जैसे मैं कहूँगा 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि परमाणु की त्रिज्या, अब किसके परमाणु की, वो हाइड्रोजन का हो सकता है, जल का अणु हो सकता है छोटा सा एक, वो किसी का भी हो सकता है, रेत का हो सकता है।
तो केवल मैं आपको ये बताता हूं कि परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। ठीक है, ये इसका मात्रक आप समझिए। 1 नैनोमीटर में 10 की घात -9 मीटर होता है। ठीक है, क्योंकि हम परमाणु समझ रहे हैं अभी। अब 1 नैनोमीटर 10 की घात -9 मीटर कैसे हुआ, तो इसको आप समझिए। ठीक है, एक बार इसको आप समझ जाइए कैसे हुआ। नैनोमीटर देखिए, 10 की घात 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9, तो 10 की घात -9 को हम 1/10 की घात 9 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 10 की घात 9 ऊपर जाएगा तो माइनस का हुआ होगा। तो किसी भी अगर माइनस वाली घात को हमें बटे में लिखना है 1 के, तो प्लस की पावर बन जाते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10 की घात 9 मीटर। क्लियर है आपको ये? और 1 नैनोमीटर बराबर 1/10 की घात 9 मतलब 10 के 1 के पीछे 9 जीरो, या 10 को आप 9 बार गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या फ्रेंड्स ऐसा लिखा जा सकता है? सबसे पहले देखिए, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 1/10 की घात 9 लिख सकते हैं। ये बटे में जाएगा तो प्लस होगी पावर, और इसका तात्पर्य इससे है। क्लियर है आपको? इसका मतलब देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब हुआ। मैं ये कह सकता हूं कि जो 1 नैनोमीटर है वो 1 अरब का 1 भाग है, या 1 अरबवां भाग है। 1 नैनोमीटर 1 अरबवां भाग है किसका? देखिए समझिए, ये देखिए, जैसे मैंने एक वृत्त खींचा 1 मीटर का। 1 मीटर ऐसे क्या लीजिए? त्रिज्या लीजिए। 1 मीटर क्या है? त्रिज्या। रटना नहीं है, आपने समझना है। 1 मीटर त्रिज्या मैंने ली है इसके। ठीक है, और इसके कितना भाग करना है? 1 अरब। आप सोचिए, 1 अरब मुझे पार्ट करना है, तो 1 अरब पार्ट यहां पर करना तो मुश्किल है। 1 मीटर त्रिज्या वृत्त का अगर मैं 1 अरब पार्ट करूं, 1 अरब भाग करूं, ऐसे ऐसे 1 अरब भाग करूं, तो उसका केवल एक हिस्सा 1 नैनोमीटर कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/, इसका मतलब क्या है? तो ठीक है, यदि मैं 1 मीटर त्रिज्या का वृत्त लेता हूं और उसके 1 अरब भाग करते हैं, तो उसका केवल एक भाग 1 नैनोमीटर कहलाता है। तो आप तुलना कीजिए, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि परमाणु का आकार कितना छोटा होता है। ठीक है, तो परमाणु आकार ये आप समझ जाइए कि 1 नैनोमीटर ये कैसे हुआ। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। तो एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन का परमाणु, ठीक है, जो हाइड्रोजन का है उसकी त्रिज्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के अणु या छोटा सा उसका जो परमाणु है उसकी त्रिज्या कितनी होगी? ठीक है, तो उसकी त्रिज्या पूछी जाती है 10 की घात -10 मीटर। आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, 1 2 और लिख लीजिए, आ सकता है। जल का लिख लीजिए 10 की घात -9 मीटर, जो कि 1 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जल का जो अणु है या छोटा सा उसका जो कण है, छोटा परमाणु कण है, उसकी त्रिज्या 1 नैनोमीटर होती है या 10 की घात -9 मीटर होती है। ये दो चीज़ आप नोट कर लीजिए। क्यों होती है मैं कारण बता चुका हूं आपको। ठीक है, 1 अरबवां भाग मतलब काफ़ी छोटा है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, सिंपल सी बात है। तो परमाणु की हमने त्रिज्या समझ गए, परमाणु क्या होता है समझ गए। ठीक है, अब थोड़ा का डेफिनेशन देख लीजिए। यहां पर जो मैं लिखा हुआ, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है एवं रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है, जैसे H2 भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इस डेफिनेशन में क्या है? एक तो ये डेफिनेशन कि एक सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिसकी त्रिज्या नैनोमीटर में होती है। ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है। ये सिंपल सी बात है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जो यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ है कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक है, जैसे कोई सिलेंडर है या कुछ भी मेरे पास है, उस समय कोई भी गैस भरूँ, ये हाइड्रोजन भरूँ या कुछ भी मेरे पास क्या है, परमाणु का एक परमाणु है। ठीक है, हाइड्रोजन भरूँ, जैसे सिलेंडर है, ये देखिए इसमें हाइड्रोजन के परमाणु होंगे सब, क्योंकि एक ही प्रकार की गैस है, कोई अन्य नहीं है। ठीक है, और अगर मैं इसे छोड़ूं, वायुमंडल में छोड़ूं या ऐसे इसको रिलीज करूं, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये स्वतंत्र नहीं रहेगा। ठीक है, ये किसी न किसी गैस से क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो ये लिखा हुआ देखिए, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा ना हाइड्रोजन, क्योंकि मैंने रिलीज कर दी तो रिएक्शन करेगा, एवं रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, स्वयं लेगा, मतलब बिना लैब के प्रयोगशाला में करने की जरूरत नहीं, स्वयं भाग लेगा। ठीक है, तो ये तो था परमाणु, जैसा हाइड्रोजन है। ठीक है, आप ऑक्सीजन कह सकते हैं, O2। ठीक है ना, द्विपरमाणु का ये पता होना चाहिए आपको, अणु अभी आएंगे आपको यहाँ आगे। तो ऑक्सीजन भी क्या है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक है, ये क्या करता है, तुरंत
रिएक्शन करेगा या ऑक्साइड ही बनाता है, ठीक है, जैसे ऑक्साइड बनाता है ना, ये धातुओं का ऑक्साइड बना सकता है, कुछ भी, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं कि हाइड्रोजन छोड़ दिया तो वो फ्री रहेगी, ऐसे नहीं है, रिएक्शन करेगा, ठीक है। उसी के विपरीत अणु की बात करें, मॉलिक्यूल कह रहे हैं इसको एटम कहते हैं, सबसे छोटा परमाणु होता है, ठीक है। परमाणु से मिलकर अणु बनता है, ये आप थोड़ा दिमाग में बैठा दीजिए। किसी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लिखा है, रह सकता है स्वतंत्र अवस्था में, एवं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, जैसे पानी। अब देखिए मैंने पानी अगर गिराया तो ऐसा तो है नहीं कि पानी तुरंत रिएक्शन कर लेगा और पानी गायब हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है, ठीक है, अणु कहलाता है। इसी के विपरीत स्वतंत्र कह सकता है, रासायनिक में भाग नहीं लेगा तुरंत, ठीक है, अगर मैं कुछ क्रिया कराऊं तब लेगा भाग, वरना स्वतंत्र ये रह सकता है, ठीक है। अणु की ये परिभाषा है। दूसरी बात आप ये समझिए कि अणु जिनसे बना है, ठीक है, अणु किनसे बना है? हाइड्रोजन और ये परमाणु से मिलकर बना हुआ है, परमाणु से मिलकर बना है ना अणु, ठीक है, इसको हम यौगिक भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको यौगिक भी कहा जाता है। तो इसके सारे गुण समान होंगे, जैसे पानी है, आप समझिए, आप H2O क्या है? पानी है, तो पानी के सभी कण एक दूसरे के समान होंगे, ठीक है, जैसे CH4 है, मीथेन है, तो मीथेन के जो आपस में कण होंगे वो समान होंगे, ठीक है ना, मतलब इनके गुण द्रव्यमान के आधार पर समान होगा, मीथेन के द्रव्यमान समान होगा, इसका भार समान होगा, स्वयं में क्या होंगे? बराबर होंगे, स्वयं के सदृश होंगे, मतलब, ठीक है, ठीक है, तो आप समझ गए। तो अणु का क्या होता है? इनका सदृश होते हैं, आपस में गुण समान होते हैं। जैसे इसको आप इससे समझिए, जैसे हाइड्रोजन का मैं परमाणु बाहर निकालूं H2O का, एक अणु का, ठीक है, एक अणु है ना, एक अणु को निकालो, तो आप समझिए H2O, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, यहां पर क्या कर रहा है? संयोजन मिल रहा है और पानी बन रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 हुआ, 2 अणु यहां पर हैं, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु भार 16, 8 दूनी 16, ये हम आगे समझेंगे। तो 16 2 कम 2 18 U में कह रहा हूं, ठीक है, मतलब पानी का जो एक अणु है उसका परमाणु भार क्या है? 18 U है, यूनिफाइड कहते हैं इसको, ठीक है ना, इकाई, समझ गए आप इसको। H2O का जो भार है वो 18 U है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो प्रत्येक अणु होंगे, किसके? पानी के, वो बराबर ही होंगे ना, सबके 18 U होंगे। ऐसा तो है नहीं कि किसी पानी का 18 U होगा, किसी अणु का 20 U होगा, ऐसा नहीं है, मतलब ये समान रहेगा, ठीक है। मतलब कहने का क्या है? परमाणु भार क्या है इसका? समान रहेगा, ठीक है, ये आगे स्थिर अनुपात में भी समझेंगे। तो अणु का क्या होता है? इनके गुण एक दूसरे के सदृश होते हैं, जैसे NaCl है, तो NaCl का जो गुण होगा वो उसके अणु के बराबर होगा, मतलब जो भी इसका भार होगा वो उसके समान ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि पानी का परमाणु भार और नमक का परमाणु भार एक ही होगा, तो ये गलत है, अलग होगा, एक दूसरे के अलग होते हैं, जो भिन्न भिन्न परमाणुओं से बने हुए, ठीक है, ध्यान रखिए, एक ही परमाणु से बने हुए, ठीक है, एक ही परमाणु से बने हुए को एक परमाणु कहते हैं। पहले आप इसको समझिए कि जो एक ही परमाणु से बना हुआ एक परमाणु है, ठीक है, और जो 2 परमाणु से बना वो द्विपरमाणु है, ठीक है। ये अणु के 2 प्रकार हैं, इसको आप समझ जाइए पहले। अब मैंने कहा कि यहां पर किसी पदार्थ का वह शून्यतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है एवं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, जैसे पानी, ठीक है। अब यहां पर H2O को जो मैंने बाहर निकाला वो आया 18 U, ठीक है। तो H2O को जो 18 U है वो क्या होगा? प्रत्येक कण के लिए समान होगा ना, मतलब ये देखिए आप, ये पानी का एक कण है, ठीक है, दूसरे कण का भी इतना ही तो आएगा, ठीक है ना, तीसरे कण का इतना आएगा, तो एक कण का जो भार है वो 18 U रहेगा, जबकि NaCl का एक कण का भार कुछ और आएगा, हो सकता है ये ना आए, कुछ और आए, ठीक है, आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भिन्न भिन्न परमाणु से मिलकर बने हैं उनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, इनके अलग हैं, ठीक है ना। जबकि एक अणु जो मेरे पास पूरा बना हुआ है, जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, एक अणु है, ये एक अणु बना हुआ है, उसका हमेशा जो परमाणु भार या द्रव्यमान कुछ भी क्या हुआ वो समान रहेगा, ठीक है। इन दोनों का कंपैरिजन हम नहीं करेंगे क्योंकि NaCl अलग है, H2O अलग है, इस चीज को आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप भाषा को थोड़ा समझ जाइए, कहीं पर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको समझ होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद देखिए रासायनिक संयोजन के नियम आए, ठीक है। अच्छा पहले अणु समझ जाइए, और अणु के एक परमाणु द्विपरमाणु क्या है, ठीक है। तो आप इसी को समझ गए हैं अच्छे से। अब देखिए एक परमाणु अणु द्विपरमाणु अणु क्या है, ठीक है। तो समझिए एक परमाणु अणु जैसे कि नाम से स्पष्ट है, एक ही परमाणु से बना हुआ, ठीक है,
एक परमाणुक अणु, ठीक है, या एक परमाणुक अणु, ठीक है, चूंकि अणु किससे मिलकर बना है, परमाणुओं से, ठीक है। कितने परमाणु, एक परमाणु, ठीक है। आपने देखा होगा कितने जो यौगिक हैं वो 2 परमाणु भी होते हैं, 3 भी होते हैं और बहु परमाणु भी होते हैं, ठीक है। अभी आप पहले आप ये समझ जाइए, एक परमाणुक अणु उसे कहते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कैसे, ये देखिए, जैसे मैं कहूंगा O2 नहीं, केवल O, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा H, हाइड्रोजन एक ही परमाणु है ना, क्लियर है आपको ये। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक परमाणु अणु। अब अगर मैं बोलूं O2 S2, ठीक है, तो ये 2 जो है ये 2 ऑक्सीजन है यहां पर, मतलब 2 परमाणुओं के मेल से बना हुआ जो समान है, 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ द्विपरमाणुक अणु कहलाएगा ये। और जो एक ही परमाणु से मिलकर बना है H, केवल हाइड्रोजन, वो एक परमाणु कहलाएगा। क्लियर है आपको, कहीं पर दिक्कत। जैसे फास्फोरस है P, ठीक है, तो फास्फोरस 4 परमाणु वाला है P4, मतलब जो फास्फोरस है वो 4 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, चतुर परमाणु कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। या सल्फर हम कहते हैं, बहुपरमाणुक है S8, मतलब 8 प्रकार के, जब या 8 छोटे छोटे परमाणु मिलके क्या बनाएंगे, सल्फर बनाएंगे, ठीक है, या सल्फर का अणु बनाएंगे। क्लियर हो गया आपको। तो ये आप समझिए, मेनली एक परमाणु द्विपरमाणु इंपॉर्टेंट है, ये एक परमाणु है, ये द्विपरमाणु है, ठीक है, आप समझ होंगे S2 O2, ठीक है ना। तो आप इसी को समझ आइए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो अणु है वो 2 प्रकार का मैंने बताया आपको। एक तो सिंपल आप समझिए, एक तो तत्व का अणु होता है, ठीक है, तत्व के अणु जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। जो तत्व के अणु भी 2 प्रकार या अनेक प्रकार के हो सकते हैं, एक परमाणु, ठीक है, या द्विपरमाणु या अनेक प्रकार के, ठीक है। मतलब एक ही प्रकार के OH हो गया, और 2 परमाणु होंगे तो O2 S2, 3 होंगे तो O3, और O3 किसका फॉर्मूला है, याद करो, ओजोन का, ठीक है। यदि ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिले तो वो ओजोन बनाते हैं, ठीक है। इस चीज को आप समझ गए, 3 परमाणु कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक होता है यौगिक अणु। यौगिक अणु क्या होते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, यौगिक की परिभाषा है सीधे, जैसे S2 ये यौगिक अणु है, CH4 यौगिक अणु है, यौगिक अणु है, यौगिक कह सकते हैं आप। कैसे, देखिए, जैसे CH4 है तो CH4 हम कहेंगे कि CH4 के प्रत्येक अणु में, एक अणु की बात हो रही है केवल, CH4 के प्रत्येक अणु में कार्बन 1 होगा, 1 है ना ये, और हाइड्रोजन कितना होगा, 4 होगा, तब मिलके क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। वही बात H2O के साथ है, 2 हाइड्रोजन और 1 O2, 1 सॉरी ऑक्सीजन, ये वाला एक परमाणु, मतलब एक परमाणु ऑक्सीजन और द्विपरमाणु हाइड्रोजन कह सकते हैं आप। समझ गए ना आप इस चीज को। तो एक परमाणु द्विपरमाणु का आप समझ गए, अणु आप क्लियर आपको हो गया होगा। तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आगे 2 रसायन विधुएं हैं प्रसिद्ध, ठीक है, 2 प्रसिद्ध रसायन विधुएं हैं, लवेसियर और प्राउस्ट, ठीक है। आप इसी को बेसिक समझ जाइए पहले, अणु परमाणु आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो परमाणु के जो मौलिक कण है इसमें हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि आगे जब परमाणु संख्या और मोल कॉन्सेप्ट आएगा उससे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले हम समझते हैं रासायनिक संयोजन के 2 नियम, ठीक है। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, या इसको निश्चित अनुपात भी कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, ठीक है। संरक्षण मतलब बचाना, सिंपल सी बात है। द्रव्यमान मतलब भार या मास उसे कह सकते हैं, वैसे द्रव्यमान भार अलग चीज है, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, जो कि लेवेसियर और प्राउस्ट की इस पर खोज थी, इन्होंने क्या देखा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तब द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है, न तो वृद्धि होती है, और न उसका विनाश होता है, ठीक है। मतलब जितना द्रव्यमान पहले था अभिक्रिया से, उतना ही द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद रहेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और कक्षा 9th में इसका क्रियाकलाप भी दिया गया है, ठीक है।
तो आप समझ जाइए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का है तो उस समय द्रव्यमान का न तो सृजन होता है मतलब बनता है, न ही विनाश होता है। इस चीज को आप समझ जाइए, ठीक है। मतलब कहने का है, यहां से पहला वाला सबसे पहले पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। पहला है कि इसके अनुसार अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान, ठीक है। कहने का मतलब सीधे यह है, उत्पाद और अभिकारक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यही है, जो पहले था 10 ग्राम तो बाद में भी कितना रहेगा, 10 ग्राम हो रहेगा। इसको क्यों ना एक उदाहरण से समझे, ठीक है। आपके उसमें देखना एनसीईआरटी में, और इसको भी आप थोड़ा समझ जाइए ताकि अगर बच्चे ये वीडियो देखें तो उनको ये इजी लगे, ठीक है। एक मेरे पास कॉनिकल फ्लास्क अगर मैं ले लेता हूं, एक क्या लेते हैं फ्रेंड्स, कॉनिकल फ्लास्क है मेरे पास, एक फ्लास्क, इसको आप समझ जाइए, ठीक है। इसके अंदर विलियन आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल 4 ग्राम, किसका, वाई का, कुछ भी ले लीजिए, और एक परखनली में लटका दी इसमें, ठीक है। इसमें है 5 ग्राम एक्स का विलियन, एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई कुछ भी ले लें आप, ठीक है। ये वाई विलियन यहाँ पर है और एक्स विलियन का है, परखनली के अंदर है। इस परखनली ताकि गिरे ना इसमें, इसको मैंने रस्सी डोरी से बांधा है यहाँ पर बोतल के वहाँ ढक्कन के पास, ऊपर कॉर्क लगा दिए, ठीक है, कॉर्क लगा दिए, ठीक है, ताकि वो गिरे भी ना और हवा भी ज़्यादा पास ना हो और द्रव्यमान में अंतर ना आए, ठीक है। बिल्कुल पैक कर दिया है, इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ से प्रूव कैसे होगा, ठीक है। यहाँ से कैसे प्रूव होगा, देखिए सबसे पहले देखिए, हमने इसका भार नापा परखनली, और ये फ्लास्क का भार तो सेम रहेगा बाद में भी पहले भी, लेकिन ओवरऑल जब हमने अंतर वस्तु का ये टोटल इसका भार मापा तो इसका भार आया फॉर एग्जांपल 5 ग्राम ये था, 4 ग्राम ये था, 9 ग्राम, ठीक है। क्या था, 9 ग्राम मेरे पास कुल अभिकारक हैं जो रिएक्शन में भाग लेने वाले हैं। अब अभिकारक कौन है, एक तो एक्स का विलयन है और इसके अंदर वाई का विलयन है, 2 विलयन है ना मेरे पास। एक्स का विलयन परखनली के अंदर है जिसका ढक्कन हमने खोला, जो ऊपर से खुला हुआ है, मतलब ढक्कन नहीं खुला हुआ है, ठीक है। 9 ग्राम है, ठीक है। अब मुझे रिएक्शन करानी है, ठीक है, और थोड़ा सा डोरी को ढीला छोड़ना ताकि ये जो एक्स इसमें मेरे पास रिएक्शन के लिए है उसको मैं इसमें डालूं तो कुछ क्रिया हो, उसमें क्या हो, कुछ क्रिया हो। तो जब इनमें क्रिया होती है, जब एक्स और वाई में क्रिया होगी तो फ्रेंड जो भी उत्पाद बनेगा वो मैटर नहीं है, जो भी उत्पाद बनेगा लेकिन उसका द्रव्यमान हमेशा क्या आएगा, 9 ग्राम ही रहेगा। इस चीज़ को आप समझ गए। तो इसका मतलब ये है कि जो भार मैंने पहले देखा था 9 ग्राम, वो ही रिएक्शन के बाद भी है, एक्स और वाई के रिएक्शन के बाद, ठीक है। यही बोला गया था द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, ठीक है। क्लियर है आपको। जैसे H2 प्लस O2 ये बनेगा H2O, ठीक है, H2O। तो यहाँ पर देखिए, इसको बराबर कर लीजिए। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 2 हैं, यहाँ पर एक ही हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं 2 कर दूँ, यहाँ पर अगर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2, ठीक है। अब ठीक है, तो ये पानी बन रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, हाइड्रोजन के 4 अणु, हाइड्रोजन के 4 अणु ऑक्सीजन के 2 अणु से मिलकर क्या बना रहे हैं, पानी के 2 अणु बना रहे हैं, ठीक है। इसी को आप समझिए, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब क्या करें, मतलब यह है कि इनका परमाणु द्रव्यमान इसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा, ये तो मैं कह रहा हूं, ठीक है। जो अभिकारक हैं इसको अभिकारक कहते हैं, अभिकारक का परमाणु का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का परमाणु द्रव्यमान, तो इसका मैं परमाणु द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होगा ना, कितना हाइड्रोजन है, 2, तो 2 कम 2 और 2 ये भी है, ठीक है। तो कितने हुए कुल, आप ही समझिए, पहले 2 हटाइए यहाँ से आप, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना हुआ, 1, और कितने हैं हाइड्रोजन के अणु, 2 हैं, 2 कम 2, ठीक है। इसके आगे +2 भी रहेगा क्योंकि 2 अणु हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कितना हुआ, 2 कम 2 और 2 4, मतलब ये 4 अणु हो गए, 4 ग्राम हो गया ना इसका भार, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन कितने, O का परमाणु भार कितना हुआ, परमाणु भार कह रहा हूं मैं, 16 होता है, अभी हम आगे सीखेंगे। 16 और कितने लग रहे हैं ऑक्सीजन, 2 लग रहे हैं, मतलब 2 अणु लग रहे हैं, 16 दूनी
32 लग रहे हैं। अब देखिए 32 और 4 36 ग्राम, तो मेरा इसका वेट आया जो ये है, ठीक है। परमाणु भार मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। परमाणु भार कैसे निकालते हैं, यू यूनिफाइड और ग्राम में भी होता है मोलर द्रव्यमान, ठीक है। मतलब इसका कुल द्रव्यमान कह सकते हैं यहाँ पर 36 ग्राम, मतलब जो इसका द्रव्यमान है वो इसके बराबर आना चाहिए। इसको प्रूव करते हैं, देखिए कैसे। तो यहाँ पर देखिए 2H2O, ठीक है, 2H2O। तो आप देखिए पानी का एक अणु मैं पहले निकाल चुका हूँ, 18 था, याद है आपको, 18 आया था, और 2 कितना होगा, 36 के बराबर। तो आप देखिए 2H2 का निकाल चुके हैं। 2H2 कितना आया था, 4 प्लस 2O या O2 बोलो, तो ये कितना होगा, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और 2 ये भी है, 16 तो नहीं 32, तो 32 और 4 36 ग्राम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। इस चीज को आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए फ्रेंड्स स्थिर अनुपात। तो देखिए फ्रेंड्स इसके बाद हम पढ़ते हैं स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, कि द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, न तो इसका विनाश होता है न सृजन होता है, ठीक है। अब समझिए स्थिर अनुपात का नियम क्या है, ठीक है। स्थिर अनुपात मतलब अनुपात समान रहेगा, ठीक है। अनुपात क्या रहेगा फ्रेंड, समान रहेगा। अर्थात देखिए आपको मैंने बताया था, इससे पहले वीडियो आपने देखी नहीं तो आप देखिए, चूंकि इसमें तत्व यौगिक के बारे में बताया हुआ है, आप उसको समझ जाएंगे तो फिर उसके बाद ये आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो तत्व और यौगिक में क्या अंतर है आप समझ जाएंगे। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है, यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, ठीक है। उसके बाद आप ये समझेंगे स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम है कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। सिंपल सी बात है, सही बात भी है, निश्चित अनुपात है, ठीक है। कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से किसी निश्चित अनुपात में मिलकर बना होता है, जैसे H2O, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए H2O, ठीक है। H2O में हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु है, ठीक है। निश्चित अनुपात है ना, ठीक है। और जो इनका परमाणु भार है, परमाणु भार देखिए, ये तो एक निश्चित अनुपात है, रेशियो है, ठीक है। परमाणु भार कितना है देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, 1, और कितने अणु है 2, तो कितना हो गया, 2 हो गया, रेशियो निकालते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, 16, परमाणु क्रमांक 8 है। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में आपको बताऊंगा फ्रेंड्स आगे, थोड़ा आप इसको समझ जाइए। अभी परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या को दिखाता है नाभिक में, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, ठीक है। सामान्यतः परमाणु क्रमांक का दुगुना परमाणु भार होता है, जैसे 8 क्रमांक है और 8 दूनी 16 क्या है, परमाणु भार है। परमाणु क्रमांक 8 होने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन के नाभिक में क्या है, 8 प्रोटॉन है, ठीक है। क्लियर है आपको। तो 2:16 क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भारों का अनुपात है। 2 से काटिए इसको, 2 8 16, अर्थात 1:8, ये परमाणु भारों का अनुपात है, ठीक है। अब सुनिए स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, ये वाला रेशियो देखिए आप, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि किसी भी यौगिक में, यदि वो निश्चित अनुपात में मिलाने से बना है, किसी भी यौगिक में जो उनके तत्व हैं वो हमेशा निश्चित अनुपात में रहते हैं, चाहे वो किसी भी स्रोत का हो यौगिक। जैसे जल, तो जल आप कहीं से भी लेंगे, जैसे आप जल नाले का लेंगे, जल आप नदी का लेंगे, आप जल कहीं का भी लेंगे, उस जल का परमाणु भारों का अनुपात हमेशा कितना रहेगा फ्रेंड्स, 1:8 रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने कहीं और का पानी लिया तो वहां के परमाणु भार में अंतर आया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। आप समझ गए। तो 1:8 रहेगा, यही स्थिर अनुपात का नियम था, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक है। तो आपको आगे होगा फ्रेंड से क्लियर हो गया होगा आपको ये, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो आप समझ गए फ्रेंड्स। तो अभी हमने पढ़ा स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। अब आप समझिए स्थिर अनुपात, आप समझिए जैसे एग्जाम्पल से भी, जैसे हम 9 ग्राम जल का अपघटन कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम अपघटन कर रहे हैं, ये इनको अलग अलग करें, वैद्युत अपघटन, इसका अपघटन करें हम, तो 1 ग्राम इसमें हाइड्रोजन और 8 ग्राम इसमें O2 हमें मिलेगी। कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये हमेशा निश्चित रहेगा, चाहे ये किसी भी स्रोत से लिया गया हो, ठीक है। तो ये था स्थिर अनुपात का नियम, प्राउस्ट ने दिया था। ये किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। ये आप इसको याद रखिए, पूछ सकता है आपको, ठीक है। अब एक वैज्ञानिक हुए जॉन डाल्टन,
ठीक है। जॉन डाल्टन ने कुछ अलग नहीं किया। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इन पर ही आधारित था। स्थिर अनुपात और द्रव्यमान संरक्षण के नियम की उन्होंने व्याख्या की, युक्तिसंगत व्याख्या की। उन्होंने भी माना कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन हो सकता है, न ही इसका विनाश हो सकता है या क्षरण हो सकता है। ठीक है, सेम जो कहा था। फिर वही जो यौगिक होते हैं वो निश्चित परमाणु भारों में एक अनुपात में फिक्स रहता है। जैसे इस अनुपात का नियम भी इन्होंने माना, जॉन डाल्टन ने सेम कहा। ठीक है, तो इस चीज को हमें अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे तो जॉन डाल्टन ने भी लगभग प्राउस्ट और लेवेसियर के नियमों की व्याख्या की, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स धीरे धीरे बात आई प्रतीकों पर कि परमाणुओं के जो तत्व हैं, परमाणुओं के तत्व हैं, उनका प्रतीक क्या हो। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने भी प्रतीक दिए। ठीक है, जो उनकी मात्रा को दिखाते थे। ठीक है, जैसे डिस्प्ले पे आप देखना, उनके प्रतीक कुछ अलग तरह के थे। जैसे ये सी कॉपर का हो गया, जैसे गोल्ड को ये जी दिख रहा है। ठीक है, या हाइड्रोजन को ऐसा लिख दिया सिंगल। ठीक है, ये कुछ हो सकता है कि पदार्थ की मात्रा को दिखाते होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार एक होता है, तो हो सकता है एक डॉट दिखा रहे हैं या कुछ संकेत ये जी से तत्वों से दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे जी दिखा रहे हैं। लेकिन आज के समय में हम परमाणु के तत्वों को ऐसा नहीं दिखाते हैं। ठीक है, उनके नाम लिखते हैं। ठीक है ना, तत्वों के हमारे पास ऐसे संकेत नहीं है। आप देखते हैं कि हम आज सोना जो गोल्ड है उसको AU लिखते हैं। क्या लिखते हैं? AU। क्यों लिखते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो जॉन डाल्टन का जो प्रतीक चिन्ह थे वो किसी पदार्थ या कुछ इस तरीके के जो चिन्ह हैं या उनके नाम के एक संकेत के रूप में होते थे। ठीक है, जो कि ज्यादा प्रचलित नहीं हुए। बाद में एक वैज्ञानिक आए, बर्जेलियस। ठीक है, बाद में एक वैज्ञानिक आए, कौन? बर्जेलियस। आप नाम भी लिखते रहेंगे, याद करें। बर्जेलियस ने जो तत्वों के नाम थे वो जहां से वो लिए गए हैं, अंग्रेजी भाषा या कहीं से वो लिए गए हैं, लैटिन भाषा से भी हैं, उसके पहले अक्षर जिसको कि कैपिटल लिखा जाता है उससे लिया गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल से आप समझेंगे कि बर्जेलियस ने जो तत्वों के प्रतीक हैं वो कैसे डिसाइड किया। आप समझ जाइए इसको, थोड़ा सा है वैसे बेसिक है, बाकी इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है, जैसे सोना, सोने क्या लिखते हैं फ्रेंड्स? AU लिखते हैं। AU की लिखते हैं, AU लिखने का कारण है, जबकि सोने को इंग्लिश में गोल्ड कहते हैं। ठीक है, GU लिखना चाहिए था, GO। लेकिन इसका कारण क्या है? देखिए, सोने को लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा जो है उसमें ओरम कहते हैं। ओरम, AURUM, ओरम लैटिन भाषा में कहते हैं। ये लैटिन नाम है। ठीक है, लैटिन नाम के जो पहले के दो अक्षर हैं A और स्मॉल u, इसको लिया गया है AU। क्लियर है? उसी प्रकार जैसे चांदी है, तो चांदी को अर्जेंटम कहते हैं, अर्जेंटम AG लिख रहे हैं, जबकि चांदी को सिल्वर कहते हैं, लेकिन ये लैटिन नाम है अर्जेंटम। तो अर्जेंटम में कैपिटल आगे का A और स्मॉल पीछे का G लिया जाता है, AG। तो ठीक है, वर्तमान में ऐसे प्रतीक हम लिखते हैं। क्यों लिया है आप समझ गया, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जैसे आपको पूछा भी गया है कि सोडियम किस लैटिन शब्द से लिया गया है। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो सोडियम है वो किस लैटिन शब्द से लिया गया है। तो सोडियम देखिए Na लिखते हैं ना सोडियम को, तो सोडियम को Na क्यों लिखते हैं बताइए? देखिए, सोडियम को Na लिखते हैं क्योंकि इसका जो लैटिन नाम है वो नेट्रियम है। वो क्या है? नेट्रियम। पूछ सकता है, नोट कर लीजिए, नेट्रियम है। नेट्रियम में देखिए आगे के दो अक्षर देखिए आप, N और A। ठीक है, क्लियर हो गया? तो N कैपिटल होगा हमेशा, पीछे का A। एक ये भी नियम है कि तत्वों के जो हम प्रतीक लिख रहे हैं, तत्वों के जो प्रतीक हम लिखते हैं वो अंग्रेजी भाषा के आगे वाला अक्षर कैपिटल लेटर होना चाहिए, या तो सिंगल हो, जैसे हाइड्रोजन का केवल सिंगल H हम लिखते हैं कैपिटल हो, और अगर दो लिखने हैं तो आगे का हमेशा कैपिटल हो और पीछे का जो हो वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कैपिटल N स्मॉल A, या केवल कैपिटल आप H लिख रहे हैं तो वो भी सही है, केवल सिंगल लिख सकते हैं आप। ठीक है, या कभी कभी कुछ प्रतीक आपने देखे होंगे, जैसे जिंक लिख रहे हैं तो जिंक का संकेत ZN लिख रहे हैं, जबकि Z के बाद N नहीं आता है, जिंक ZINC, जिंक होगा ना, तो जबकि ZI लिखना चाहिए। लेकिन ये नियम है कि कैपिटल लेटर होगा आगे का हमेशा, और उनमें से किसी भी एक अक्षर को लिया जा सकता है जो जिंक वर्ड में आ रहा है, N आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन स्मॉल रहेगा। क्लियर है? आगे होगा आपको, जैसे क्लोरीन लिख रहे हैं C और स्मॉल l। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, एक बेसिक सी बातें हैं, आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है, हाँ ये पूछ सकता है कि सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम है, ये पूछा भी गया है। ठीक है, सोडियम का लैटिन नाम पूछा गया है फ्रेंड्स, आप इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे इसको आप। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, जैसे एक मुझे याद आ रहा है पोटेशियम। ठीक है, तो पोटेशियम को K लिखते हैं ना,
के लिखते हैं संकेतांक, क्योंकि इसको लैटिन भाषा में कैलियम कहते हैं, कैलियम। तो इनको नोट कर लीजिए, कैलियम, नेट्रियम Na, ठीक है। जैसे जो बर्जिलियस थे उन्होंने कुछ तत्व जैसे जो जहां मिले उसके आधार पर लिए, जैसे कॉपर को, ठीक है, कॉपर को हम Cu लिख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, Cu क्यों लिख रहे हैं, जबकि कॉपर तो कॉपर अंग्रेजी नाम है, कॉपर को तांबा भी कहते हैं, ठीक है। Cu इसे लिख रहे हैं क्योंकि साइप्रस में पाया गया, साइप्रस, ठीक है, कहाँ पाया गया, साइप्रस में, साइप्रस एक जगह है, तो साइप्रस ही पाया गया। तो साइप्रस में देखो कैपिटल का आगे का C ले लिया और ये U लिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला देखिए, कोई भी आप ले सकते हैं लेकिन स्मॉल, इसलिए कॉपर को ऐसे लिख रहे हैं C और U, साइप्रस। तो कुछ ऐसे हैं और भी हैं ऐसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस आधार पर हम नाम ले रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप प्रतीक भी समझ गए होंगे, कुछ प्रतीकों को आप देख लीजिए, ठीक है। पूछ सकता है ये कैलियम वगैरह पूछेगा, कैलियम या नाइट्रियम का किसका है, ये पूछा भी गया है कभी कभार, ठीक है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रतीक भी हमने पढ़ लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आप ये समझे होंगे, ठीक है। परमाणु अणु में क्या अंतर है, ठीक है। सामान्यतः अणुओं से मिलके, परमाणुओं से मिलके ही अणुओं का निर्माण होता है, सिंपल सी बात है। फिर सुनिए, परमाणुओं से मिलकर ही अणुओं का निर्माण होता है। वो रासायनिक बंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं या आकर्षण बल से जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। जैसे चीनी का एक अणु कह सकते हैं, या ग्लूकोज का एक अणु, ठीक है, C6H12O6, ठीक है ना, क्लियर है आपको। तो अणु अनेक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। आप इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। इससे पहले की वीडियो आप देख लीजिए तत्व यौगिक की, आपको स्पष्ट हो जाएगा। रासायनिक संयोजन के 2 नियम समझ गए आप, स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी आप समझ गए, प्रैक्टिकली आप समझ जाइए, ठीक है। आगे हम द्रव्यमान भार पढ़ेंगे, परमाणु भार क्या होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तत्वों के प्रतीक, आपको अगर कंफ्यूजन आप पूछिए, ठीक है, तत्वों के प्रतीक भी आप कुछ याद कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, पदार्थ में पूछ सकता है, ठीक। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे, चूंकि वीडियो लंबी बन जाएगी, द्रव्यमान संख्या पर, या परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, और मोल कॉन्सेप्ट पर, मोल कैसे निकाले जाते हैं। तो तब तक इसको आप देखिए, इसको रिवाइज कीजिए, और पिछली वीडियो आप जरूर देखिए, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।